हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ये मेरा गारंटी है आपसे, ठीक है। मतलब आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और इसका अच्छे से फ़ायदा उठाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है द्वितंतु दोलन, जो सरल आवर्ती दोलन के चैप्टर से उठाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही बता देता हूँ, इसे हल्के में मत लेना, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से करेंगे हम, ठीक है। मतलब पहले हम ये देखेंगे कि द्वितंतु दोलन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर। देखिए द्वितंतु दोलन क्या होता है। द्वितंतु दोलन मैं बता दूं कि कोई एक क्षण मान लो कि एक क्षण है जिसके दो सिरों पर लचीले या अप्रत्यास्थ समांतर धागों से एक पिंड यानी एक क्षण को बांध दे और उसे लटका दे, तो ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, एक द्वितंतुक, ये क्या होगी, द्वितंतुक निलंबन। यानी जब हमने लटकाया है इसे एक नीचे, तो ये हमने निलंबन किया है। यानी एक बार मैं फिर दोहरा दूं, जब किसी छड़ को या भारी वस्तु को किसी दो समान सिरों को, यानी ये कोई केंद्र है, इससे समान दोनों सिरों, इतनी दूरी इधर और इतनी दूरी इधर और ऊपर भी इतनी दूरी इधर और इतनी, इसे यानी समान, ये मान लो इसका केंद्र है, ठीक है। और इस समान दूरी से दोनों साइड, इसके केंद्र से समान दूरी पर दो धागे बांधकर इसे लटका दिया जाए, तो ये एक पूरी प्रोसेस क्या होगी, ये द्वितंतुक निलंबन होगी। यदि हम ये देखिए इस प्रोसेस को, मान लीजिए ये पहले हमने इसको लटका दिया, अब इसको हम थोड़ा विस्थापित करते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको, देखिए कि मान लीजिए ये हमारे पास था, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको ऐसे विस्थापित कर दिया। ऐसे विस्थापित करेंगे, ये देखिए पहले ऐसे था और अब ऐसे से विस्थापित किया, तो जो ये वाली, जो मतलब ये वाली डोरी है वो उठकर इधर आ जाएगी और ये वाली डोरी है वो यहाँ से उठकर इधर चली जाएगी। यानी यदि आपने चित्र को आसानी से समझ लिया तो डेरिवेशन बहुत आसान है। तो देखिए मैं चित्र को समझाने का मैं कोशिश पूरी करूँगा और आप भी इतनी कोशिश करना समझने की। देखिए आपको इतना पता चल गया कि एक डोरी है, उससे एक छड़ को समान, दोनों भागों को समान रूप से, मतलब डोरी को केंद्र से समान दूरी पर दो धागे बांधकर इसे लटकाया गया है। ये पूरी प्रोसेस द्वितंतुक दोलन कहलाती है। अब देखिए कि ऐसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये देखिए सबसे पहले हमने लटका दिया, यहाँ से लटका दिया, और ये देखिए ये मान लेते हैं ये इसकी डोरी है, देखना ये डोरी है, इस प्रकार हमने लटका दिया इसको। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैंने क्या किया, देखिए ये डोरी कहाँ पे है, देखिए ये रस्सी भी, मतलब इधर रस्सी है, एक इधर रस्सी है। तो जैसे मैं इसे ऐसे करूँगा, ध्यान से देखना, ऐसे करूँगा तो ये रस्सी उठ के कहाँ पर आ गई, यहाँ आ गई ना, केंद्र वही है। देखिए इधर, देखिए ये रस्सी इधर उठ कर आ गई यहाँ, ध्यान से देखिए सबसे पहले यहाँ पे था और जैसे इधर किया तो ये रस्सी केंद्र तो वही रहेगा लेकिन उठ के इधर आ जाएगी। वापस देखना कि सबसे पहले ऐसे था, ठीक है। और मान लो कि ये से एड है, जैसे ही मैं देखना कि जैसे मैं इसे इधर खिसकाऊंगा तो ये देखिए ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। देखिए एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये धागा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी जिस प्रकार हम इसको ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा विस्थापित करेंगे तो ये यहाँ से डोरी इधर विस्थापित होकर इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। मान लो कि इसे ए बिंदु दे दिया और इसे बिंदु हमने विस्थापित कर दिया इसे, यानी थीटा कोण से विस्थापित कर देते हैं। मान लो कि हमने थीटा कोण से इधर विस्थापित कर दिया, तो विस्थापित करने के बाद मान लो कि नई दूरी ए डैश, नए बिंदु विस्थापित होने के बाद ए डैश बी डैश बन जाते हैं। अब देखिए ये डोरी भी तो विस्थापित होगी है, मतलब यहाँ से पहले यहाँ से और यहाँ घूमी तो ये डोरी केंद्र तो वही रहेगा और इधर आ गई, तो ये भी विस्थापित हुई है, मान लेते हैं ये फाई कोण से विस्थापित होगी। इसी प्रकार ये भी विस्थापित हुई है तो ये भी मान लेते हैं फाई कोण से विस्थापित हुई है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से देखिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको डायग्राम समझाने का, आप भी पूरी कोशिश करना डायग्राम समझने की। यदि आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप बहुत ईजी से कर सकते हैं। और बता देता हूँ मैं वापिस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको परीक्षा में देखने का मिल सकता है। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और ये क्या है, देखिए इसका ये केंद्र है, ठीक है। और यानी ये बीच में देखो, यानी इसका सेंटर है, और सेंटर में यानी नीचे की ओर बल लग रहा है mg। सपोज करते हैं, सपोज क्या हमें पता है कि कोई वस्तु पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है mg, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ तक समझे आ गया ना। विस्थापित किया, मान लेते हैं इसकी डोरी L है और इसकी भी डोरी L है। अब देखना यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं बचा है। अब देखना कि अब देखो कि ये बिंदु यहाँ था और अब यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आ गया, और ये बिंदु यहाँ था, यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब हम इसके घटक लेंगे, यानी जो नई अवस्था परिवर्तन के बाद जो अवस्था अब बनी है उसका हम घटक लेंगे। यानी पहले तो ये था, हमें क्या देखना है, इस चैप्टर का नाम देखिए आप, ये जरूर देखना कि कहाँ से उठाया गया है। ये चैप्टर का नाम है सरल आवर्ती दोलन, सरल आवर्ती दोलन। देखिए दोलन यानी हमने इसको विस्थापित क्यों किया, दोलन कराने के लिए। यदि आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते, क्यों विस्थापित किया, क्यों बेफालतू का हमने झंझट किया। तो मैं बता दूं कि इसका हम पढ़ भी क्या रहे हैं, दोलन पढ़ रहे हैं, हमें तो दोलन कराना है, फिर उसका फॉर्मूला एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, यानी निकाल के लेके आना है। ध्यान से देखना कि जैसे भी हमने इसे विस्थापित किया तो अब नई स्थिति ये बन गई, यानी अब दोलन करेगा इस स्थिति में। तो हम इस स्थिति में हम इसके घटक लेते हैं। तो देखिए इस स्थिति में इसके घटक, एक तो ये घटक आ जाएगा और एक घटक क्या आ जाएगा, ये घटक ये आ जाएगा, ठीक है, इसके घटक हो गए। इसी प्रकार हम किसके घटक लेते हैं, इस स्थिति वाली की घटक लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो ये आ जाएगा। तो देखिए अब मतलब हमने इसका घटक लिए, अब इस वस्तु के घटक देखिए, तनन के बाद ये तो यहाँ से ये आ गई और ये यहाँ से आ गई, यानी अब इसका घटक लेंगे तो ये इसका घटक क्या हो जाएगा, एक तो ये घटक आ जाएगा और एक ये घटक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी फाई कोण बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखिए एकांतर कोण है, ठीक है, और यहाँ भी क्या कौन सा कोण बनेगा, फाई कोण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एकांतर कोण है, ठीक है, देखिएगा, यानी जेड बन रहा है, एकांतर कोण है, ये फाई है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सपोज करता हूँ। देखिए टाइम जरूर लगा है, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख के आप समझने की कोशिश जरूर करना और एक बार आप प्रयास करना, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका डेरिवेशन से चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो थीटा यानी जो कोण के पास वाला घटक होता है वो कोस, यानी आपको पता है कि ऊपर की ओर इसमें तनन प्रतिबल भी लग रहा है, यानी टी होता है तनाव, इसे टी से देखिए हमने इसको लटकाया तो नीचे की ओर बल लगा mg, ऊपर की ओर बल लगा कौन सा, तनन, यानी तनाव उत्पन्न हुआ, धागे में तनाव उत्पन्न हुआ। तो यानी जो इसका घटक लिया, ये वाला घटक, तो ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा, जो कोण यानी थीटा के पास वाला घटक कोस थीटा, टी कोस थीटा, और ये वाला घटक टी साइन थीटा, साइन फाई है, सॉरी, ये देखिए हमारे पास फाई है। इसी प्रकार यहाँ भी ये हो जाएगा टी कोस फाई और ये टी साइन फाई, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। अब सबसे पहले पता होगा कि इस पे देखिए, आपको पता होगा अभी तक आपने डेरिवेशन किए होंगे कि आपके पास घटक आ गए तो आपको दो घटक मिल गए। ये घटक तो यहाँ पे क्या काम करता है, टी कोस फाई है। तो मैं बता दूं कि जो ऊर्ध्वाधर घटक यानी जो ऊपर की ओर लग रहा है, देखिए टी कोस फाई ऊपर की ओर, टी कोस फाई ऊपर की ओर, ये क्या काम करता है, जो टी कोस फाई है वो, जो टी कोस फाई है ऊपर की ओर लग रहा है और इसके
जो इसके द्रव्यमान यानी इसके वजन के कारण जो बल लग रहा है वो mg नीचे की ओर लग रहा है। तो जो t cos फाई है वो एडजस्टमेंट क्या करेगा, इस बल को एडजस्टमेंट करेगा यानी इसे संतुलित करेगा। मैं लिख देता हूँ कि जो ऊर्ध्वाधर घटक यानी ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा है, t cos फाई है, t cos फाई है जो किसी एडजस्टमेंट करेगा यानी संतुलित करेगा जो लग रहा है बल, यानी ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक घटक छड़ का भार संतुलित करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। देखिए ये देखिए एक बल ऊपर लग रहा है और एक बल नीचे लग रहा है, तो जो mg है इसके बराबर कौन सा होगा, विपरीत होगा t cos फाई, यानी दोनों को संतुलित करेगा। यदि ये नीचे वाला बल नीचे ज़्यादा हो जाएगा तो ये धागे टूट जाएंगे। ये तो देखिए t cos फाई ऊपर और लग रहा है, इतना ही बल नीचे लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ये लटक रहा है। तो देखिए ये दोनों एडजस्टमेंट होंगे यानी संतुलित करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से क्या होगा, t cos फाई, एक t cos फाई और एक t cos फाई यानी 2t cos फाई। ऊपर केवल कितने बल लग रहे हैं, 2 बल, और वो भी कौन से, t cos फाई यानी 2t cos फाई। और किसको एडजस्टमेंट करेंगे यानी संतुलित करेंगे, mg को, बल को जो नीचे की ओर लग रहा है। अब देखिए यहाँ से देखना कि जो हम सपोज करते हैं हमने विस्थापित किए, हम मानेंगे कि फाई है वो बहुत थोड़ा सा हमने विस्थापित किया है, ये तो समझाने के लिए आपको इतना विस्थापित करके दिखाया गया है। हम सपोज करेंगे कि बहुत कम यानी अलप है, देखिए फाई अलप है, लिख देना फाई अलप लेने पर, बहुत कम विस्थापित करने पर, लेने पर कोस फाई इजिकल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोस फाई इजिकल टू 1 आ गया। तो अब कोस फाई का मान 1, तो यहाँ से देखिए कोस फाई की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2t इजिकल टू mg। तो यहाँ से देखिए t की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 डिवाइड में चला जाएगा, आ जाएगा mg अपॉन 2, क्या आ जाएगा mg अपॉन 2। यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो एक दिल ठोक के एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी करके बता देना कि हमारी मेहनत आपको किस पर कैसी लग रही है। ठीक है, अब देखिए ये टी का मान आ गया, हमने दो जो ऊर्ध्वाधर घटक जो काम में आ रहे थे उसका तो काम निपटा लिया। अब जो क्षैतिज घटक लग रहे हैं उसका काम निपटाएंगे। तो चलिए अब देखिएगा जो क्षैतिज घटक है, जो देखिए जो क्षैतिज घटक है यानी टी साइन फाई इधर लग रहा है, देखिए एक तो इधर लग रहा है बल और एक बल इधर लग रहा है, यानी ये बल कोशिश करेगा इधर घुमाने की और ये बल कोशिश करेगा इधर लाने का। जो इस मतलब जो हमने विस्थापित किया है इसकी अवस्था में यानी अपनी साम्य अवस्था में लाने का प्रयास कौन सा बल करता है, टी साइन फाई करता है। यानी ये तो इधर ले जाने की कोशिश करेगा और ये बल इधर ले जाने की कोशिश करेगा, यानी ये है वो अपना साम्य अवस्था में आने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जब साम्य अवस्था में आएगा तो ये घूमेगा यानी घूर्णन उत्पन्न करेगा, अर्थात बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। तो यानी जो टी साइन फाई है वो क्या उत्पन्न करेगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करेगा। देखिए प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। तो देखिए बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू क्रिया रेखा की मध्य की दूरी। देखिए बल कितना लग रहा है, टी साइन फाई यानी क्या लग रहा है, टी साइन फाई इंटू क्रिया रेखा की मध्य की दूरी। आपको पता होगा, मैं सपोज करता हूं कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्रिया रेखा बल लगने वाला बल एवं क्रिया रेखा की मध्य की दूरी। तो देखिए क्रिया रेखा की मध्य की दूरी क्या है, 2d। ठीक है 2d, तो 2d रख दो। अब तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से देखिए मैं फिर बता दूं कि हमने जो विस्थापित किया है वो फाई बहुत कम किया है, तो फाई अलप लेने पर यहाँ भी हम सेम करेंगे, फाई अलप लेने पर साइन फाई इजिकल टू, देखिए यहाँ जीरो नहीं करेंगे क्योंकि फाई कम लेने पर तो जीरो हो रहा है, फाई करते ही तो हमारा पूरा डेरिवेशन जीरो होगा, फिर हम काम किसके लिए करेंगे, तो यानी हम सपोज करेंगे साइन फाई कम होने पर साइन फाई इजिकल टू फाई। ठीक है, तो अब देखिए इस साइन फाई की वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा, टी फाई
2D। ठीक है, ये आ गया, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट दे दो। ठीक है, अब देखना, देखिए थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन जितना भी ज़्यादा टाइम लग रहा है इतना ही ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इतनी कोशिश करना। ठीक है, अब देखना, हमारे पास 2D है तो दूरी हो गई, ये क्या होगा, तनाव हो गया। ये इसकी टी की भी वैल्यू हमारे पास है, वो रख देंगे। हमारे पास फाई की वैल्यू नहीं है, वो फाई की वैल्यू लेके आनी है। तो चलिए फाई के लिए अब काम करेंगे, फाई लेके आना है। अब हमारा मकसद क्या हो गया, फाई लेके आना। तो देखिए, अब एक कौन सा डायग्राम उठा लो, देखिए मैं बता दूं कि ये जो पुरानी वाली, इसे तो हमने बी नाम दिया था, सॉरी हमने गलती से इसे लिख दिया था, ये बी है, और ये नई स्थिति में गई तो ये बी डैश हो गया। अब देखिए एक त्रिभुज उठा लीजिए, यानी जिस पे बल लग रहा है, मान लीजिए कि ये हमने पूरा त्रिभुज उठा लिया। ये देखिए, ये त्रिभुज, इसका नाम देता हूँ मैं, क्यू दे दिया, ये पी मान लो। तो देखिए बी डैश क्यू बी से, तो देखिए यहाँ से मैं इस सेम डायग्राम को इधर बनाऊंगा, ध्यान से देखना क्या होगा कि ये थोड़ी ये बी डैश, ये बी, ये क्यू, और ये दूरी एल है, और ये कोण फाई है, और तो हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और इधर बल कौन सा लग रहा है, ये नीचे वाला क्या है, टी साइन फाई, और ये क्या सा है, टी कोस फाई, ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा ये डायग्राम नहीं है क्या, देखिए क्यू क्यू बी बी, देखिए मैं अलग से इसलिए बना रहा हूँ कि आपके समझ में आए, लेकिन मैं डायरेक्ट आपसे हमें देखिए कहाँ जरूरत पड़ी इसकी, हम यहाँ पे आके अटक गए, यानी फाई की जरूरत है, हमें फाई लेके आना था। तो अब तब हमने फाई के लिए पूरा प्रोसेस किया है, फाई लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे फाई भी है, तो हम फाई लेके आ जाएंगे यहाँ से। तो देखना क्या होगा, चित्र से, इस चित्र से देखना, लिख देना, चित्र से हम क्या निकालेंगे, साइन फाई निकालेंगे। देखना साइन फाई इजिकल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे, ये रहा लंब, ये देखिए थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, तो ये रहा लंब, लंब क्या हो गया, बी डैश, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है ये, और इसकी भी लंबाई एल है। देखिए ये इधर गया तो भी लंबाई तो इतनी रहेगी, यानी इसका मान क्या है, एल, तो क्या आ जाएगा एल। ठीक है, यहाँ से देखिए साइन फाई एल अप है, यानी फाई इजिकल टू क्या आ गया, बी डैश एल। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए बी डैश को भी हमें गायब करना है। देखिए बी डैश की भी हमारे पास वैल्यू होती तो हम डायरेक्ट रख देते हैं, लेकिन हमारे पास बी डैश की कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बी डैश को, यहाँ से बी डैश को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ से देखिए हमने विस्थापित किया, तो ये पॉइंट यहाँ से हमने स्थिति सदिश देखा, तो ये पॉइंट इधर आ गया और ये पॉइंट इधर आ गया। तो इस त्रिभुज से देखते हैं, मान लो कि हमने इसे विस्थापित कर दिया थीटा कोण से, फाई कोण से। ठीक है, ये भी फाई है। तो देखिए ये त्रिभुज वाला है, यानी इसी त्रिभुज में मैं अलग बना लेता हूँ। बी डैश बी, ये मान लेते हैं ओ है, ये फाई। ठीक है, ये दूरी कितनी है, डी है, क्योंकि इसकी आधी कितनी हो जाएगी, ये पूरी 2D है तो इसकी आधी डी हो जाएगी। ये डायग्राम रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस डायग्राम से इसका मान निकालते हैं। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ से बी डैश का मान निकालते हैं। ये क्या है, लंब, यहाँ से भी साइन फाई निकालते हैं। तो देखिए मैं इधर निकाल के लेके आता हूँ, साइन फाई
साइन फाई इज इक्वल टू लंब बटा करण, लंब क्या है ये रहा बी बी डैश अपॉन लंब अपॉन करण क्या है यहाँ पे ये रहा करण डी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन फाई अलग है तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, फाई इज इक्वल टू आ गया बी बी डैश अपॉन डी। तो यहाँ से बी बी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, इसे ये इंटू में चला जाएगा यानी फाई डॉट डी। तो बी बी डैश की जगह थीटा डी पुट कर दो, तो यहाँ से देखिए बी बी डैश की जगह हम थीटा डॉट डी पुट करते हैं। तो देखिएगा फाई इज इक्वल टू थीटा डॉट ये हमने थीटा कोण माना है, ठीक है, सॉरी ये थीटा कोण है, यहाँ भी थीटा आएगा, थीटा डॉट डी अपॉन एल। ठीक है, ये किसका मान आ गया, फाई का मान आ गया, फाई का मान क्या आ गया थीटा डॉट डी अपॉन एल। तो हमारे पास अब फाई की भी वैल्यू आ गई, फाई की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास टी की भी वैल्यू है। तो देखना यहाँ पे रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, लिख लेना कि फाई और टी की वैल्यू समीकरण 1 में रखने। थोड़ी जगह की समस्या इसलिए करना पड़ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो को जरूर देखना, लेकिन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। तो क्या होगा, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, देखना दोबारा देखना कि हमने क्या देखा। यहाँ से हमें पता चल गया कि टी फाई डी टू डी निकल के आ गया हमारे पास। तो हमें पता चला कि टी की वैल्यू है हमारे पास, फाई की नहीं है। तो फाई की निकालने के लिए हम त्रिभुज पर गए और त्रिभुज से हमें पता चल गया कि फाई की वैल्यू तो निकल आ गई, लेकिन हमारे पास बी बी डैश भी बच गया, इसे भी तो खत्म करना है हमें। तो फाई की एक निश्चित वैल्यू चाहिए, तो फाई की निश्चित वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ से बी बी डैश का सहारा लिया, यानी यहाँ से निकाल के लेके आए इस त्रिभुज से और वो मान यहाँ पे रखा, तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, क्या आएगा टी का मान क्या है एम जी अपॉन 2 इंटू टी की जगह यहाँ पे पुट किया है, देखना टी का मान आ गया एम जी अपॉन 2 और फाई का मान क्या है थीटा डी अपॉन एल इंटू 2d। 2 से 2 कैंसिल और डी स्क्वेयर यानी यहाँ से क्या आ जाएगा एम जी थीटा अपॉन एल डी स्क्वेयर। ये मान आ गया ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल के आता है हमारे पास, ठीक है, बल आघूर्ण का। अब लेकिन हम तो जानते हैं कि बल आघूर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है कि बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, आई इजिकल क्या होता है, बल आघूर्ण होता है आई अल्फा। लेकिन हमारे पास तो ये निकल के आ गया, देखिए हमने बल आघूर्ण निकाला, यानी ये बल आघूर्ण का फार्मूला यहाँ से ये निकल के आया, लेकिन हम तो पता है कि बल आघूर्ण इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो हमारे पास ये निकल के आया, तो हम दोनों को बराबर रख देंगे, देखेंगे फिर क्या निकल के आएगा। तो इसके बराबर रख देंगे एम जी थीटा डी स्क्वायर अपॉन एल। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या होगा कि तो देखिएगा कि यहाँ से अल्फा क्या है, यहाँ पे बल है, ठीक है, और ये क्या है, ये देखिए बल है और ये क्रिया रखेंगे में देखिए दूरी है, ठीक है। अल्फा क्या है, तो अल्फा बल है, बल एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए। तो यहाँ से ए क्या है, कोणीय त्वरण है, तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर अल्फा की जगह। तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर होगा एम जी थीटा डी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो यहाँ से हम जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ये क्या है, बल आघूर्ण का फार्मूला निकल के आया, लेकिन प्रत्यान्य बल आघूर्ण के कारण यहाँ माइनस आएगा। तो देखिए अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आई है इसे डॉट में चला जाएगा, यानी माइनस एम जी थीटा अपॉन आई यहाँ डी टी नहीं है, सॉरी यहाँ पे एल है, एल आई एल इंटू थीटा तो ये हमारे पास, ठीक है, और डी स्क्वायर बच गया। तो यहाँ से देखिए ये थीटा बाद में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या आ गया, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी डी स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन आई एल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक नया कॉन्स्टेंट दे देते हैं नाम, ये मान लेते हैं ये म्यू स्क्वायर है, यानी
सपोज में इसे ये कांस्टेंट है, इसका नाम देते हैं म्यू, यानी माइनस क्या है कि एम जी डी स्क्वेयर अपॉन आई एल इजिकल टू क्या आ जाएगा म्यू, ठीक है, म्यू स्क्वेयर, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट का नाम दे दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखना, यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर अपॉन थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर, यहाँ से माइनस बराबर माइनस म्यू स्क्वेयर इंटू थीटा इजिकल टू 0। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का, तो क्या आएगा डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस म्यू स्क्वेयर थीटा इजिकल टू 0। और ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया, वो भी किसका, कोणीय सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कहते हैं इसे। और ये छड़ की गति के लिए सरल आवर्त गति होती है, और गति का आवर्तकाल भी हम इससे निकाल सकते हैं, वो आप निकाल लेना। देखिए यहाँ तक मैं बता देता हूँ कि कैसे आया, थोड़ा लास्ट में वीडियो थोड़ा हिचकिचा गया, लेकिन आप समझने की कोशिश जरूर करना। देखिए हमने कोशिश पूरी की आपको समझाने का। हम जानते हैं कि बल आई अल्फा इजिकल टू क्या होता है, बल आगुण, हमने इसको बराबर कर दिया। यहाँ से अल्फा इजिकल टू हमें पता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन बल है, हम इसकी जगह कोणीय त्वरण लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बराबर कर दिया, बराबर करने के पास हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसे सोल्यूशन किया तो ये आ गया। देखिए अगर आपको ये सच में यदि आपको दिल से ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने कमेंट जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आप बताना कि यदि हम इस प्रकार आपको समझाए तो समझ में आ रहा है या नहीं रहा है। तो हम अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा। यदि आपको इसी प्रकार हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।